हम लोग अभी जिस अध्याय में हैं उसका नाम है क्या? इंपीरियल रूल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। और इस अध्याय की शुरुआत हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी, यानी कि इस अध्याय में अभी तक हम लोगों ने एक कक्षा किया है और वहां पर हम लोगों ने बात किया है ट्राइबल कम्युनिटी और इंपीरियल रूल के बारे में, जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में यानी कि प्रथम कक्षा और एकमात्र कक्षा जो इस पे अभी तक हुआ है उस पे हम लोगों ने ट्राइब के बारे में जाना है और देखा है कि ट्राइब कौन होते हैं, कैसे होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं और वो कहां कहां रहते हैं। अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे आगे की, जो पृष्ठ संख्या 97 और 97 से आगे देखने को आप लोग को मिलेगा आपके पारस प्रकाशन के पुस्तक में। और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। पिछली कक्षा को हम लोगों ने रोका था यहां पर, जहां पर हम लोगों ने बात की थी कि दिस क्लियर लैंड इज यूटिलाइज फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। यानी कि हम लोग पिछली कक्षा में बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे? तो हम लोग बात कर रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले ट्राइब की, यानी कि वैसे लोग जो कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं अपने जो अनाज जो उनको चाहिए उस अनाज के पैदावार के लिए, चूंकि उनके पास वो सारे फर्टिलाइजर, वो सारे खाद्य, वो सारे नई टेक्नोलॉजी, नया तकनीक नहीं होता है, ताकि वो एक ही जगह पर बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों का पैदावार कर सके। इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, घूमते हैं और वहां पर एक जमीन से पैदावार हो गया तो दूसरे जमीन पर जाते हैं, जंगल में जाते हैं, जंगल को काट देते हैं। जंगल को काटने के बाद मतलब पेड़ को काटने के बाद जो जंगल जो है वो खाली हो जाता है, खाली होता है तो फिर वहां पर वो पैदावार करते हैं, वो कल्टीवेशन करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और ये जनरली वैसे ट्राइब करते हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। तो यही सारी बातें हम लोगों ने पिछली कक्षा में की थी। अब आगे बढ़ते हैं इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ही। द एटीट्यूड ऑफ द कंपनी टुवर्ड दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन वाज होस्टाइल। जो कंपनियां होती हैं, जो उपक्रम होते हैं, जो कंपनी होता है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो रवैया है इस तरह के पैदावार के प्रति वो सही नहीं है, यानी कि वो आक्रामक है। द कंपनी फोर्स द ट्राइबल ग्रुप टू लीव द शिफ्टिंग कल्टीवेशन एज इट कुड कॉज फॉरेस्ट फायर और लार्ज स्केल। जो कंपनी होती है, जो इन सारी चीजों के लिए कार्यरत होती है, वो ऐसे ट्राइब को, ऐसे आदिवासी को, ऐसे ट्राइबल ग्रुप को, ऐसे आदिवासी समुदाय को फोर्सफुली यानी कि दबाव डालकर कहती है कि आप लोग यहां से जाओ, ये सारी चीजें होंगी तो यहां पर फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल में आग लगना और बहुत सारी चीजें हो सकती है जिससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें जो है वो सही नहीं है। बिसाइड फॉरेस्ट टिम्बर वाज बर्न, टिम्बर वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर द कंपनी। साथ साथ या फिर कहें तो इसके बाद भी जो जंगल से जुड़ा हुआ जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अच्छी अच्छी लकड़ियां हैं, जिसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, जिसका बहुत ज्यादा प्राइस है मार्केट में, वो सारी चीजें जो है यहाँ से काटी जा रही है, अवैध रूप से काटी जा रही है, उसको बेचा जा रहा है, इससे पैसा कमाया जा रहा है अवैध रूप से। इन फॉरेस्ट एरिया द ट्राइब यूज्ड हर्ब्स फॉर मेडिसिन, वुड फॉर डिफरेंट आइटम एंड एग्रीकल्चर टूल, बैम्बू फॉर मेकिंग फेंसेज, बास्केट एंड कैप्स। फॉरेस्ट एरिया में जो ट्राइब है वो क्या करते हैं? तो जो हर्ब है, वहां पर हर्ब मिलता है, उससे वो जड़ी बूटी से वो दवा बना लेते हैं, यानी कि दवा का कार्य उनका होता है। वुड जो लकड़ियां होती है उससे अलग अलग आइटम्स बनते हैं लकड़ियों से, चाहे वो मेज हो, चाहे वो कुर्सी हो, या फिर अलग अलग चीजें हो। एग्रीकल्चरल टूल बन जाए बैम्बू से और बांस वगैरह, इन सारे चीजों से बास्केट वगैरह, टोकरी वगैरह और टोपी, ये सारी चीजें जो है बनाई जाती है। ये आदिवासी समुदाय जो है, जो जंगल में रहता है, जो नॉर्थ ईस्ट के जंगल में रहता है, वो ज्यादा करता है। और टिम्बर को बेचने का यानी कि कार्य तो है, चल ही रहा है अवैध रूप से, जो कि बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, यानी कि जिसका मूल्य जो है बहुत ज्यादा है। दस द फॉरेस्ट ट्राइब वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसलिए जो फॉरेस्ट ट्राइब है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले ट्राइब हैं अधिकांशतः, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे यानी कि जंगल से, वन से निकला हुआ जो भी वस्तु है उसी पर अपना जीवन यापन करते हैं, उसी पर उनका जीवन जो है वो निर्धारित रहता है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड ट्राइबल ग्रुप का, लेकिन उससे पहले पृष्ठ संख्या 96 पर वापस आते हैं 97 से और एक चित्र को देखते हैं। और इस चित्र में यह दिखाया गया है, यह बताया गया, स्पेलिंग हालांकि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो चुका है, ये रिवोल्ट नहीं है, ये रिवोल्ट है, REVOLT, ठीक है, ये है वहां पर, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। तो ये ट्राइबल रिवोल्ट की बात करेंगे, अगर हम जनजातीय आंदोलन की बात करेंगे, विरोध की बात करेंगे, तो जनजातियों से सबसे बड़ा, जनजातियों से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा विरोध जो आपको इतिहास में देखने को मिलेगा वो है बाबा तिलका मांझी, यानी कि तिलका मांझी को लोग बाबा कहते थे। तो बाबा तिलका मांझी से जुड़ा हुआ जो रिवोल्ट है वो ट्राइबल इतिहास में, भारतीय ट्राइबल इतिहास में सबसे बड़ा रिवोल्ट माना जाता है। जैसे 1857 का जो रिवोल्ट है, जो विद्रोह है, जो कि मंगल पांडे और बाकी लोगों से जुड़ा हुआ है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता अंग्रेजों के खिलाफ, इससे जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है, बहुत बड़ा रिवोल्ट माना जाता है, जो कि हम लोगों को इसी सामाजिक विज्ञान में, इसी कक्षा में पढ़ना भी है एक अध्याय के तहत। तो उसी तरीके से ट्राइबल रिवोल्ट भी एक बहुत बड़े व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ दिखता है इतिहास में। अगर बात करें तो बाबा तिलका मांझी, यानी कि तिलका मांझी जो कि एक खुद में ट्राइबल ग्रुप के थे, यानी कि खुद में एक ट्राइब थे, जनजाति समुदाय के थे, आदिवासी थे, उनसे जुड़ा हुआ एक रिवोल्ट जो है भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट कहते हैं, जनजातीय विद्रोह कहते हैं, जो इन जगहों पे हुआ था मुख्यतः। अगर इस चित्र में आप देख रहे हैं तो, और आप अपने पुस्तक में भी इसको देख सकते हैं। इस चित्र में हालांकि थोड़ा सा धूमिल है, आप अपने पुस्तक में देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से दिखेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड ट्राइबल ग्रुप का। डिफॉरेस्टेशन और ट्राइबल ग्रुप। द कंपनी नीडेड वैल्यूएबल टिम्बर फॉर सेवरल प्रोडक्ट। जो कंपनियां होती है उसको टिम्बर की जरूरत होती है, अलग अलग रीजन से, अलग अलग कारण से, और भी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, या फिर इकोनॉमी के लिए, या फिर अलग अलग फाइनेंशियल कारण से जो कंपनियां होती हैं, जो कार्यरत होती है एक देश के तहत, उनको जंगल से आने वाला, यानी कि फॉरेस्ट से आने वाले टिम्बर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। A large scale cutting of tree lead to disturb the pastoral life in the tribal community। अब चूंकि एक बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे जो पेस्टोरल लाइफ है, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करने वाले जो यात्री हैं, उनका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है नकारात्मक तौर पे। यही लिखा हुआ है कि लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री लेड टू डिस्टर्ब द पेस्टोरल लाइफ ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी का जो पेस्टोरल लाइफ है, यानी कि जो एक जगह से दूसरे जगह घूमने वाला जो जीवन है, वो पेड़ की कटाई से, वनों की कटाई से डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो वहीं पर रहने वाले होते हैं, इनका तो जीवन ही, जीवन का सार ही, जीवन का आधार ही जंगल है, वन है। आगे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम लोग बात करेंगे वन यानी कि जंगल का वाणिज्यीकरण का। इसमें कुछ बिंदुएं दी गई हुई है और बिंदु के माध्यम से यह समझाया गया है, जो मैं आपको बताऊंगा। द ब्रिटिश स्टार्टेड द यूज ऑफ फॉरेस्ट फॉर कॉमर्शियल पर्पस। जब अंग्रेज शासन था तो अंग्रेज जो है वो जंगलों का, वनों का प्रयोग वाणिज्यिक रूप से, यानी कि धन कमाने के लिए किया करते थे। द बेस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट वे आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट। जो भी उनको लगता था कि सबसे ज्यादा इससे धन कमाया जा सकता है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, उसको वो लोग रिजर्व्ड फॉरेस्ट के तौर पर नाम देकर उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन के तौर पर उसको नाम देते थे और उसको अपने संरक्षण में रख लेते थे, ताकि वहां पर कोई जाए ना, कोई ट्राइबल जाए ना, और ट्राइबल जाएंगे नहीं तो ये सारा कुछ उनके अधीन होगा, वो इसको अपने नियंत्रण में रखेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। द ट्राइबल कुड नॉट इंटर दीज फॉरेस्ट। अब चूंकि वो रिजर्व्ड है तो ट्राइबल तो वहां पर जा नहीं सकते हैं। दे कुड नॉट मेक एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब जब जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। आगे द ब्रिटिश नीडेड टीक एंड साल वुड फॉर रेलवे एंड शिप इंडस्ट्री एंड अदर पर्पसेज।
जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो टीक और साल की लकड़ी को का प्रयोग करते थे रेलवे और शिप इंडस्ट्री और अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द फॉरेस्ट एक्ट, इसी से जुड़ा हुआ एक कानून है फॉरेस्ट एक्ट 1 कानून, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, लागू किया गया था। दिस फॉरेस्ट एक्ट डिवाइडेड द फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरी। इस फॉरेस्ट एक्ट के तहत अगर बड़े बड़े तौर पर देखा जाए तो फॉरेस्ट को यानी कि वन को 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणी में बांटा गया था। एक था रिजर्व कैटेगरी, एक था प्रोटेक्टेड कैटेगरी और एक था विलेज फॉरेस्ट। इन 3 कैटेगरी में फॉरेस्ट लॉ के तहत अंग्रेजों ने फॉरेस्ट को डिवाइड किया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। ये जो है नोमैड्स हैं, जो कि हम लोगों ने देखा था सऊदी अरब वाले कंसेप्ट में, जो कि आप लोगों को पढ़ना है किसी कक्षा में, जो मैंने एक कक्षा में एक अध्याय जो आपको पूरा पढ़ना है, उसमें हम लोगों ने नोमैड्स को देखा था। नोमैड्स का मतलब होता है वैसे लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह भेड़ बकरी को लेकर चलते हैं, ताकि उनका जीवन जो है और भेड़ बकरियों का जीवन जो है वो चलता रहे, फिर वहीं पर टेंट लगा के रह जाते हैं, फिर जगते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब भी एक तरह के ट्राइबल कम्युनिटी ही है, ये सब भी एक तरह के ट्राइब ही है। नोमैड्स वगैरह का कंसेप्ट हम लोग ने सऊदी अरब वाले कंसेप्ट में देखा था, रेगिस्तान वाले कंसेप्ट में देखा था, रेगिस्तान वाले धारणा में देखा था। ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया है क्योंकि ये जो है ये भी आदिवासी वाले कंसेप्ट से ही जुड़ा हुआ शब्द है। अब बात करेंगे इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट का। ये जो फॉरेस्ट एक्ट आया यानी कि वन कानून जो आया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा, क्या इंपैक्ट पड़ा, अब इसकी बात होगी आगे। कुछ बिंदुओं में इसके इंपैक्ट दिए गए हुए हैं। पहला, द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इस फॉरेस्ट एक्ट के तहत, फॉरेस्ट एक्ट पास करने के बाद ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला जो प्रक्रिया था उसको इसने प्रतिबंधित कर दिया कि लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे, आदिवासी एक जगह से दूसरे जंगल में, एक जंगल से दूसरे जंगल में नहीं जाएंगे, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते थे, पेड़ को काटते थे और वहां पर अपना कल्टीवेशन करते थे क्रॉप का। इस कानून के आने के बाद ये सारी चीजों को प्रतिबंधित कर दिया गया। द रिजल्ट वाज मेनी ट्राइबल ग्रुप वेयर डिस्प्लेस्ड। इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो है एक जगह से दूसरे जगह चले गए। अगला इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट का, द कंपनी पुट गार्ड्स एंड ऑफिसर्स इफ any guard found any tribal moving in and taking the material they could be arrested। ये जो कंपनियां थी ये अपने रक्षक और अधिकारी को रख दी जंगल के पास, और उनको यह बताया गया, उनको यह बोला गया कि आप यह देखो कि कोई भी जो ट्राइबल है, कोई भी जो आदिवासी है वो यहाँ पर नहीं आने चाहिए। अगर कोई भी इधर उधर घूमता हुआ दिखा तो इनको डायरेक्ट पकड़ो और हिरासत में डाल दो। तो गार्ड्स और ऑफिसर को रखा गया वन को देखने के लिए। फॉरेस्ट एक्ट तीसरा, फॉरेस्ट एक्ट डिड नॉट अलाउ देयर एंट्री इनटू फॉरेस्ट फॉर गेजिंग द कैटल, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड रूट्स। ये सारी चीजें बार बार वही बात है कि जब ऊपर ही हम लोगों ने देख लिया कि जब यहां पर फॉरेस्ट एक्ट के तहत आदिवासी को जंगल में जाना ही नहीं है, तो जब जंगल में नहीं जाएंगे तो उनका मवेशी भी नहीं ले जा सकते हैं। वो जब जाएंगे नहीं तो मवेशी कहां से ले जाएंगे और मवेशी की बात कहां आएगी। और ना तो जब मवेशी नहीं जाएंगे, जब जाएंगे नहीं तो वो वहां से जंगल से फल फूल जो है वो भी नहीं ले सकते हैं। तो ये सब असर था, प्रभाव पड़ा फॉरेस्ट एक्ट का। ट्राइब्स वेयर डिनाइड टू हंट फ्रॉम फॉरेस्ट एंड फिशिंग फ्रॉम रिवर एंड पॉन्ड। अब इन लोगों को बहुत सारी चीजें इन लोगों ने भी मना किया, या फिर इन लोगों को भी रोका गया मछली पकड़ना और हंटिंग से यानी कि शिकार करने से। अब ये सारी चीजें भी आई, इसी का असर पड़ा, यानी कि फॉरेस्ट एक्ट का असर पड़ा। आगे द लाइफ ऑफ, जो चौथा पॉइंट है वो लिखा हुआ है, द लाइफ ऑफ ट्राइबल वेयर अफेक्टेड। प्रभावित तो हुआ ही, जब इतना हुआ तो प्रभावित तो हो गए। अगला पॉइंट है restriction on the movement of tribe with the cattle led to declining of the quality of pasture land, ultimately it had bad effect on cattle। अब चूंकि आदिवासी को रोक दिया गया, कहा गया है कि न तो आप घूमोगे न तो आप अपने साथ मवेशी को लोगे। जब आप ही नहीं घूमोगे तो मवेशी को कहां से लाओगे, और मवेशी को अकेले भी नहीं छोड़ोगे घूमने के लिए। जब वो मवेशी घूमेंगे नहीं, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे नहीं,
तो उनके गुणवत्ता पे, उनसे निकलने वाले प्रोडक्ट के गुणवत्ता पे, वस्तुओं के गुणवत्ता पर भी नकारात्मक असर पड़ा, और इससे जो है मवेशी पर भी नकारात्मक असर पड़ा, और बहुत सारे मवेशी जो हैं वो बीमार और अलग अलग कारणों से उनको दिक्कत आ गई। आगे पेस्टोरल ट्राइब जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हैड टू पे टैक्सेज फॉर एनिमल गेजिंग। उन लोगों को अगर एनिमल जो है, अगर उनका जो मवेशी जो है, उनका जो जानवर जो है अगर चर रहा है, गेज कर रहा है, गेजिंग का मतलब चरना होता है, अगर गेज कर रहा है तो उनको उनसे टैक्स लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। दिस वाज बर्डन फॉर पुअर ट्राइब। यह जो गरीब जनजाति समुदाय था उनके लिए एक बर्डन था, उनके लिए एक बोझ था। अब घुमाओगे, ट्राइब को घुमाओगे तो टैक्स दो, यानी कि पैसा दो, कर दो। अगला असर क्या था? द ब्रिटिश वेयर सस्पिशियस फॉर द नोमैडिक ट्राइब। जो अंग्रेज थे वो नोमैडिक, जो एक जगह से दूसरी जगह और टेंट लगा के रहने वाले जो ट्राइब थे, उस पर इनको हमेशा शक रहता था अंग्रेजों को। दे वेयर कंसिडर्ड टू बी अनसिविलाइज्ड क्रिमिनल। उनको ये लोग मानते थे कि ये लोग जो है ये क्रिमिनल हैं, यानी कि ये लोग जो है ये जुर्म करेंगे और ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, असभ्य लोग हैं। नोमैड्स के बारे में अंग्रेजों का ये सोच था। इन 1871 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। 1871 में इसी आधार पर जो अंग्रेज सरकार थी उसने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट यानी कि एक कानून जो कि क्रिमिनल ट्राइब से जुड़ा हुआ था उसको पारित करती है। दैट स्पेसिफाइड नोमैडिक ट्राइब कुड लिव ओनली इन नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट। इसके तहत बड़े बड़े तौर पर यह कहा गया कि जो नोमैडिक ट्राइब है, जो टेंट में रहते हैं, मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, वो एक खास गांव में जहां पर अंग्रेजों ने बताया है या फिर जहां पर इनके शासन ने जो गांव को चिन्हित किया है, ये वहीं पर रहेंगे, बाकी इधर उधर नहीं घूमेंगे। यह क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत कहा गया बात था जो कि अंग्रेजों ने लाया था। दे वे आर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट। इन लोगों को यह भी परमिशन नहीं था कि वो लोग इससे बाहर निकले बिना परमिशन के। द विलेज पुलिस केप्ट वाचिंग देम। जो गांव के जो पुलिस थे उनको इनके देख रेख में लगाया गया था, क्योंकि वो लोग इनकी निगरानी कर रहे थे, या फिर उनको इनकी निगरानी में लगाया गया। अगला प्रभाव क्या पड़ा फॉरेस्ट एक्ट का? As the tribal lost their traditional right over the forest, many of them were forced to work in mines, fields and plantation. अब चूंकि सारा ट्राइब्स था, ट्राइब्स की बात हम लोगों ने की, परिभाषा हम लोगों ने देखा, धारणा देखा, पूरे ट्राइब्स के बारे में तो हम लोगों ने यही ना जाना कि ट्राइब्स का मतलब क्या होता है। तो जो जंगल के करीब रहते हैं, जो प्रकृति के करीब रहते हैं, जो अपनों के करीब रहते हैं, जिनका अपना ही जीवन शैली है, जो अगर बाकी नॉन ट्राइबल से मिलते भी हैं, गैर जनजातीय से मिलते भी हैं, तो वो अपने रीति रिवाज को नहीं छोड़ते हैं। और ये सब जो फॉरेस्ट एक्ट आया, ये आया, वो आया, ये सारी चीजें क्या हुई? तो इन सारे चीजों से जो आदिवासी था उनका जो सभ्यता था, उनका जो जीवन जीने का तरीका था, जो रहना सहना था, वो तो प्रभावित हो गया ना। अब उनको जंगल में जाने नहीं दिया जा रहा है, मवेशी को चरने नहीं दिया जा रहा है, अगर चराना है तो पैसा दो, पैसा उनके पास है नहीं, उन लोगों को कल्टीवेशन करने नहीं दिया जा रहा है, और एक जगह पर वो ज्यादा दिन कल्टीवेट कर नहीं सकते हैं, पैदावार किसी भी फसल का कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास तकनीक का नया तकनीक का और खाद्य का, फर्टिलाइजर का ज्ञान नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे क्या हुआ कि और उसके बाद 1871 में तो और भी बड़ी चीजें हो गई कि क्रिमिनल वाला भी एक्ट जो है ट्राइब के आधार पर लाया गया, और इनको कहा गया कि एक ही गांव में या फिर जो चिन्हित गांव है सरकार के द्वारा वहीं पर रहो, बाहर नहीं निकलना है, बाहर निकलना है तो पूछ के निकलना है, और उन लोगों की निगरानी में वहां पर पुलिस को रख दिया गया। इससे क्या हुआ कि इन लोगों का जो पारंपरिक जो अधिकार था वो तो खत्म हो गया ट्राइब्स का। तो अब ये लोग मजबूरी वश जीवन जीने के लिए माइंस में, फील्ड्स में और प्लांटेशन वर्क में लग गए, यानी कि खादान में और अलग अलग क्षेत्रों में बुआई और इन सारे चीजों में लग गए, पेड़ पौधे को लगाने, इन सारे चीजों में इन लोगों ने अपना इन्वॉल्वमेंट लगाया, इन्वॉल्व किया ताकि जी सके। मोस्टली दे वेयर गिवन वेरी लो वेजेज एंड वेयर ट्रीटेड एज बॉन्डेड लेबर। अब ये कार्य भी करते थे तो वहां पर भी इनके साथ दोहरा व्यवहार होता था, दोगला व्यवहार होता था,
क्या होता था, तो इनको कार्य तो पूरा करवाया जाता था, ज्यादा करवाया जाता था, लेकिन बाकियों की तुलना में, नॉन ट्राइबल की तुलना में इनको पैसा कम दिया जाता था, वेतन कम दिया जाता था, और इनको बंधुआ मजदूर के तौर पर कार्य कराया जाता था। अगला, फॉरेस्ट लॉ बैंड हंटिंग बाय ट्राइब, द ब्रिटिश ऑफिसर हंटेड देमसेल्फ एंड अवार्डेड द ब्रिटिश हंटर फॉर किलिंग द वाइल्ड लाइफ। अब इससे क्या हो गया कि जो फॉरेस्ट लॉ आया, इससे ट्राइबल का जो हंटिंग का अधिकार था, यानी कि जो शिकार का अधिकार था, वो भी छीन लिया गया। ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो खुद से शिकार करते थे, और जो भी वाइल्ड लाइफ यानी कि जो भी शिकार किया जाता था और अच्छा शिकार करते थे, तो एक ब्रिटिश अधिकारी जो ऊंचे पद का होता था वो दूसरे को जो हंटिंग करता था उसको पुरस्कार देता था। अब ये सारी चीजें आई तो जो ट्राइब्स थे वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। ये जो दो चित्र है पृष्ठ संख्या 97 पर ही दिया हुआ है, पहला वाला मुंडा ट्राइब है, दूसरा वाला कुकी ट्राइब है। ये दोनों ट्राइब है। कुकी जो ट्राइब है ये अभी मणिपुर में विशेषकर पाए जाते हैं। मणिपुर जो है ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, जैसा अभी कुछ समय पहले हमने आपको सारे स्टेट के नाम बताए थे नॉर्थ ईस्ट के, तो मणिपुर भी था। और मणिपुर जो है 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहनों वाले राज्य में भी आता है, और यह नॉर्थ ईस्ट का भी एक वो स्टेट है। अब खत्म होता है यह पॉइंट। अब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो बात करेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट की, जो कि चित्र हम लोगों ने वहां पर देखा था और बाबा तिलका मांझी की बात की थी। अब वो सारी चीजें जो है अगली कक्षा में हम लोग करेंगे। इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।